बेंटिक। कितने साथी बता सकते हैं विलियम बेंटिक कब से कब तक रहा? तो विलियम बेंटिक आया था भारत में साथी आपका 1828 से लेकर के 1835 तक। तो पहले तो क्या रहा, इसके दो कार्यकाल हो गए। एक तो 1828 से लेकर के 1833 तक का इसका कार्यकाल है। इसमें क्या है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। और हम सबको पता ही है 1833 में एक एक्ट आया था। 1833 से लेकर के इसका जो कैरियर है, 1833 से लेकर के 1835 तक का जो कैरियर है, इसको बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट से बनाया गया? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप कहेंगे भैया इसको बना दिया गया आपका 1833 के एक्ट से, 1833 के अधिनियम से इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखो ये भारत में 1828 में नहीं आया। कभी आप ये सोच लें कि ये भारत में 1828 में आया, नहीं। भारत में तो ये 1803 में आ गया था साथी। और 1803 में इसकी पोस्टिंग हुई थी आपका मद्रास में। वहीं पर ये आपका 1806 के समय में मद्रास का गवर्नर था। इसके शुरुआती दिनों की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो हम सबको याद रखना चाहिए, भारतीय इतिहास की एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका इंसिडेंट हुआ था, वेल्लोर विद्रोह। तो वेल्लोर विद्रोह हुआ था हमारा 1806 में। तो क्या बात करेंगे, इसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। बेंटिक पहले मद्रास का गवर्नर भी रह चुका था। बेंटिक पहले मद्रास का गवर्नर भी रह चुका था। हम सबको पता है मद्रास किसके अधीन आता था? गवर्नर रह चुका था। मद्रास आता था बंगाल के अधीन। और यहाँ पर ही क्या बोलेंगे, 1806 में 1806 की डेट भी मैं आपको बताऊं तो 10 जुलाई थी, 10 जुलाई 1806। 10 जुलाई 1806 इस दिन क्या हुआ था, एक वेल्लोर विद्रोह हुआ था। वेल्लोर विद्रोह ये सेना या भारतीय सैनिकों ने किया आपका, कहां पर? तमिलनाडु में। तो ये वेल्लोर विद्रोह दरअसल में था क्या, ये समझना है। तो वेल्लोर विद्रोह साथी मैं आपको बताऊं तो जिस समय पर ये मद्रास का गवर्नर था, इसने यहाँ पर भारत के में जो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम कर रहे थे, तो उसमें भारतीय भी थे। आप सब लोगों को पता होना चाहिए। मैंने कहा था आपसे, भारतीयों को ये निचले पदों पर रखा करते थे। तो वह कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने कहा था कि भाई भारतीय बहुत श्रेष्ठ नहीं हैं और ये भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, इसलिए इनको निम्न पदों पर रखा जाए? तो ये सोच और समझ किसकी थी? कार्नवालिस की थी। तो भारत के जो जितने भी सैनिक थे उन सब के लिए मद्रास में, जब बेंटिक वहाँ मद्रास का गवर्नर हुआ करता था, तो उसने एक नियम बनाया कि भारतीय जितने भी सैनिक हैं वो तिलक नहीं लगा सकते हैं, या भारत के जितने भी सैनिक हैं वो अपने धार्मिक वस्त्र नहीं पहन सकते हैं। और साथ में जितने भी मुस्लिम सैनिक थे उन सबको दाढ़ी ट्रिम करने के आदेश दे दिए कि आपको अपनी दाढ़ी बनवानी होगी। अब इससे क्या है, उनकी जो अपनी धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंची। और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची तो उसी समय पर आप सबको पता होना चाहिए, इसके 7 साल पहले की एक घटना, 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो चुकी थी। इस बात को आप सब जानते हैं। आंगल में सूर्य युद्ध चारों हमने पढ़े हैं। जब टीपू सुल्तान की मौत हो गई तो टीपू सुल्तान के जो वंशज थे वो भी अंग्रेजों के संरक्षण में रह रहे थे। और मैंने आपको कहा था एक व्यक्ति कृष्णराज को अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के बाद में राजा भी बनाया था। तो टीपू सुल्तान के जो बच्चे थे या जो संरक्षक थे, जो उसकी बेगमें थी या उसकी जो रानियां थी, वो अंग्रेजों के संरक्षण में थी। तो वहीं पर उन्होंने इन सैनिकों को कहते हैं कि पुश किया कि भाई आपको विद्रोह करना चाहिए। और ये विद्रोह इतना जबरदस्त हुआ, आप हालांकि इसको ना के बराबर पढ़ते होंगे इतिहास में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। तो ये विद्रोह इतना जबरदस्त हुआ कि तमिलनाडु के फोर्ट में जहाँ पर आपका अंग्रेजी सेनाएं थी, वहाँ पर इन सैनिकों ने एक हमला कर दिया और 200 अंग्रेजों को मार गिराया। 200 अंग्रेजों को मार गिराया। तो इसके बदले में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कार्रवाई की और इस विद्रोह को साथ ही उन्होंने, ये जो उनके खिलाफ में रिवोल्ट हुआ, इसको उन्होंने सप्रेस कर दिया, इसका दमन कर दिया। अब इसके दमन करने के बाद में 100 से ज़्यादा लोगों को इसके एवज में, मतलब कि इस घटना के बदले में फांसी भी दी। तो थम्स अप करके बताएं, वेल्लोर विद्रोह क्लियर है कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के ही सैनिकों ने किया था। लेकिन वो सैनिक कौन थे?
वो सैनिक आपका ईसाई नहीं थे। और ये क्या चाहते थे, अंग्रेजों को तो हमेशा ये रहता था कि कैसे भी करके भारत में जो हिंदू और मुसलमान हैं इनको कैथोलिकों में कैसे बदला जाए, इनको ईसाइयों में कैसे परिवर्तित किया जाए। इनका एक मोटिव रहता था, जो इनका एक हिडन मोटिव था, एक छुपा हुआ इनका मकसद था, जिसको ये पाना चाहते थे। तो ये बेंटिक की पहल। इसके बाद में बेंटिक को 1807 में वापस बुला लिया गया और बेंटिक आता है आपका 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके, और फिर यही भारत का गवर्नर जनरल हुआ। अब देखो इसके समय पर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ध्यान से समझना। तो वेल्लोर विद्रोह याद रखेंगे। एक इसने क्या किए, आपका यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, कुछ आर्थिक सुधार हैं इसके। आर्थिक सुधार आप बड़ी आसानी से उनको समझ सकते हैं यदि आप एकाग्रता से पढ़ रहे हैं। तो कौन कौन से उसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसको समझाने से पहले मैं आपको बताऊं, इस समय पर आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था इन लोगों ने, और बहुत जगह संघर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका कर रही थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत पैसा खर्च हो रहा था। यानी बेंटिक के आने के समय 1828 में ऐसे हालात थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग हर वर्ष 1 करोड़ रुपए के घाटे में जा रही थी, क्योंकि सारा पैसा तो वो कहाँ भेज देते थे, लंदन भेज देते थे। अब वो सारा पैसा तो लंदन में लग रहा था, ब्रिटेन में लग रहा था, लेकिन यहाँ पर कंपनी के पास में भी जो पैसा होता था उस पैसे पर 1 करोड़ रुपए वार्षिक का घाटा था, यानी कि एक डेफिसिट चल रहा था 1 करोड़ एनुअली का। लेकिन जब बेंटिक इस देश से गया तो वो जो फायदा है कंपनी का वो 2 करोड़ रुपए, मैं सिर्फ कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वहां बात नहीं कर रहा हूँ जो पैसा इन्होंने लंदन भेज दिया। जो कंपनी का जो फायदा हो रहा था वो 2 करोड़ रुपए एनुअली होने लगा। तो एक तरफ तो 1 करोड़ घाटा था इसके आने के समय वार्षिक, और एक तरफ 7 साल बाद 2 करोड़ रुपए वार्षिक का फायदा होने लगा। कुल मिलाकर के अंतर कितना आ गया, यानी 3 करोड़ की इसने पूर्ति की एनुअली की। तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किस तरह से किए, वो आर्थिक सुधार इसने किस तरह से किए। पहली चीज, सैनिकों को इसने टारगेट किया। जैसे क्या होता था, सैनिकों को मिलता था सैनिक भत्ता, सोल्जर अलाउंस जो होता था आपका, जो आपका सोल्जर अलाउंस था। आप भी कल जब जॉब करेंगे कहीं तो आपको भी सरकार के द्वारा अन्य भत्ते मिलते हैं। तो इसने क्या किया कि जो सेनाएं कलकत्ता के पास में हैं, यानी कि उनको आधा ही भत्ता मिलेगा। जो कलकत्ता से 600 मील तक भी सैनिक हैं तैनात, तो उन सबको मिलेगा आपका आधा भत्ता। तो इस तरह से इसने अलाउंस कम कर दिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो भार पड़ रहा था वह उसमें भी क्या हुई, गिरावट देखने को मिली। तो पहले तो इसने सैनिक भत्ते को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब इसने दूसरी चीज की कि भी जो इंडियंस है ना इनको ज्यादा से ज्यादा शामिल करो, भारतीयों को, भारतीयों को शामिल करो। इसने भारतीयों को शामिल करने की बात इसने कर ली, यानी भारतीयों को हमको क्या करना होगा, सेना में लाना होगा। क्या कारण था उसका, उसका कारण यही था, दो चीजें हैं उसमें। एक तो मैंने बताया कार्नवालिस का सिद्धांत, जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि भाई भारतीय जो हैं वो आपका इसमें शामिल हों किसी भी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि वो तो उनको योग्य ही कम समझता था, हम भारतीयों को बहुत कम योग्य समझता था। लेकिन इसने क्या बोला, इसने कहा कि अगर हम भारतीयों को शामिल करेंगे तो वो कम वेतन में हमको काम करने के लिए मिल जाएंगे। तो उसका कारण क्या था भारतीयों को ज़्यादा शामिल करने का, क्योंकि घाटा कम करना है, और अगर भारतीय सैनिकों को शामिल किया जाए तो हमारा पैसा कम खर्च होगा। और साथ में ही ये एक सिद्धांत लेके आया भारतीयों के लिए, जिस सिद्धांत को हम कहते हैं आपका, जिस सिद्धांत को कहा जाता है योग्यता ही, योग्यता ही सेवा का आधार, योग्यता ही सेवा का आधार, आधार, ठीक है। अब ये योग्यता ही सेवा का आधार, यानी कि एलिजिबिलिटी इज द ओनली बेसिस ऑफ सर्विस, एलिजिबिलिटी इज द ओनली बेसिस ऑफ सर्विस। इसका क्या मतलब है, 1833 का जब एक्ट आया दोस्त, तो 1833 के एक्ट में एक सेक्शन था आपका, सेक्शन 87, धारा 87। उस धारा 87 में ये कहा गया था कि जो व्यक्ति योग्य है उसको सेवा के लिए चुन लिया जाए, चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो आपका ब्रिटिशियर हो, चाहे वो आपका अन्य कोई व्यक्ति हो, अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसको शामिल किया जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत मुझे बताइए, एकदम से कार्नवालिस जो करना चाहता था उसको पलट दिया गया, क्योंकि उनको जरूरत पड़ी कि भैया भारतीय लोगों को हमको आज नहीं तो कल शामिल करना पड़ेगा। तो भारतीयों को शामिल करने से उन लोगों को फायदा हुआ। तीसरा, जो दान की भूमि थी, जो डोनेट किया गया लैंड होता था, दान की भूमि, तो भारतीय जो नरेश होते थे, नरेश का मतलब राजा,
तो भारतीय राजा क्या करते थे, अपने कृपा पात्रों को, जो उनके लिए अच्छा काम करते थे या जो सेना नायक होते थे या उनके जो विश्वसनीय लोग थे, उनको नरेश बहुत सारी भूमि दान कर दिया करते थे। अब ये जो दान की गई भूमि थी ये लगान मुक्त होती थी, रेवेन्यू फ्री होती थी एकदम से। तो इस पे मतलब कोई भी रेवेन्यू, आपका एडिशनल रेवेन्यू नहीं लिया जा सकता, इससे राजस्व नहीं लिया जाता था। तो इसने क्या किया, सारी भूमि को चिन्हित करवाया और ये कहा अब इन सब को भी जो है आपका टैक्स देना पड़ेगा। तो इसने किसको टारगेट किया, दान की गई भूमि को भी टारगेट किया। और चौथा, अफीम की खेती। चौथा था इसका ओपियम एग्रीकल्चर, अफीम की खेती। अफीम की खेती पर इसने ध्यान दिया। अफीम यानी कि ओपियम। अब देखो अफीम की जो खेती थी उससे समझिए, अफीम भारत में पैदा होता था, जैसे कि आज मैं आपसे बात करूं अफगानिस्तान में बहुत अफीम पैदा होता है, तो वो आपका उन्हीं के द्वारा विकसित किया गया बाद में। तो अफीम जो भारत में होता था पहले जाता था वो कराची, कराची से वो जाता था चाइना। अब इसने क्या किया, इसने सिर्फ लाइसेंस दिया बम्बई के पोर्ट को। इसने कहा अब जो ये जाएगा आपका तो सिर्फ और सिर्फ बम्बई जाएगा पहले अफीम, और बम्बई से होके चाइना जाएगा। तो पहले वाला जो रूट था कराची वाला उसमें बहुत खर्च आता था और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बचत होनी चाहिए थी वो बचत नहीं होती थी। तो इसने अफीम के लिए क्या किया, एक नया ट्रैक खोजा। अब अफीम कैसे जाएगा, कहाँ से होते हुए जाएगा बताइए, बम्बई से होते हुए चाइना या मिड एशिया जाएगा। तो इस तरह से इसने वहाँ से भी पैसा बचाया। तो कहने का मतलब जैसे इसने फ़ायदा पहुंचाया ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप समझ पाए मेरी इसने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई। कि एक तो सैनिकों के भत्ते को घटा दिया, भारतीयों को शामिल किया ताकि कम वेतन में हो, दान की भूमि पर इसने टैक्स लगा दिया, और अफीम की खेती के लिए एक नया रूट जिस पर कम खर्च हो उसको इसने अपना लिया। इस तरह से इसने कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया। बात क्लियर है, बड़ी छोटी सी कहानी थी, ये हमको पता होना चाहिए। अच्छा, तो एक तो इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में हम बात करते हैं आपका सबसे चर्चित इसका आता है सोशल रिफॉर्म्स। तो इसके समय पर क्या हुआ, सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत हो गया। किस वर्ष में अंत हुआ सती प्रथा का, 1829 में। और इसके लिए जो भारतीय थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी का एक स्पेशल लेक्चर हम पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा मोहन राय के प्रयासों से क्या बोलेंगे यहाँ पर, अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम, सती सिस्टम, सती सिस्टम ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ राजा राम, ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अभी हम आपसे पूछेंगे कि सती प्रथा के बारे में एक क्वेश्चन हमारा आपसे पहले ये रहेगा कि क्या सती प्रथा अभी भारत में मौजूद है या नहीं है। पहला क्वेश्चन तो हमारा आपसे ये रहेगा, तो आप मुझे बताएं। आप कहेंगे भैया सती प्रथा के कहीं पर बहुत जगह आज भी बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं है नहीं है, लेकिन अभी 2023 में एक संगीता केस हुआ था गुजरात में, बहुत चर्चित रहा था, जिस लड़की ने अपनी जान दे दी थी। और उस लड़की ने ये कहा था कि मेरे जो परिवारजन यानी ससुराल वाले हैं वे मेरे ऊपर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि मैं सती हो जाऊं मेरी पति की मौत के बाद। तो यानी कि बहुत सारे लोगों के अंदर अंधविश्वास आज भी मौजूद है। आज भी जो दकियानूसी सोच है वो बहुत सारे लोगों की मौजूद है। आज भी लोग उस तरह से डेवलप खुद को नहीं करना चाहते। तो ये सती प्रथा थी क्या, सती प्रथा ये थी कि आपका, अगर मैं आपको प्राचीन समय से बताऊं तो प्राचीन समय से शुरू करते हैं आपका ऋग्वेद से। क्या भारत के शास्त्रों में सती प्रथा के बारे में कहीं वर्णित है, तो आप कहेंगे नहीं। बस ऋग्वेद का एक श्लोक था जिसमें उस श्लोक की अंतिम पंक्ति में अग्रे शब्द लिखा हुआ था। अग्रे का मतलब है कि यदि कोई विधवा हो गई है तो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अग्र, अग्रे, आगे। उसी श्लोक को समय आते 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 उस प्राचीन चीज को बदल करके अग्रे को अग्ने कर दिया गया, यानी कि उस महिला को आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, उस महिला को अग्नि की ओर बढ़ना चाहिए।